गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मोहित, नमस्ते। अंजनी गुड मॉर्निंग। रोहित कुमार गुड मॉर्निंग। पवन पांडे गुड मॉर्निंग। नेहा गुड मॉर्निंग। नेहा जय हिंद। मुनमुन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सब, गुड मॉर्निंग बच्चों। कोमल शर्मा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाजुरा गुड मॉर्निंग। इंद्रजीत गुड मॉर्निंग। पल्लवी गुड मॉर्निंग। वंदना जय हिंद। जय हिंद बच्चों। सबसे पहले आज हम आप सभी लोगों को 135 करोड़ भारतवासियों की ओर से स्वामी विवेकानंद के जयंती पर आपको हम अपने दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं, ताकि हम लोग स्वामी जी के द्वारा बताए गए आदर्शों पर चलें और अपना विकास करें और साथ में पूरे राष्ट्र का विकास करें। यही हमारा सब लोगों से प्रार्थना है, सब लोगों से अपील है कि आप सभी लोगों को राष्ट्र निर्माण में अपने अपने ओर से भूमिका का निर्वहन करना है। अभी एक दिन पहले हम लोगों ने स्वामी जी के बारे में अध्ययन भी किया है और उनकी बातों को अभी भी हमारे दिमाग में हम देखेंगे कि उनकी बातें, उनकी आदर्श गूंजित होती है। इसलिए उनसे शिक्षा लेते हुए आपको राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाना होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज आप सुन रहे होंगे और जो हमने बोर्ड पर लिखा है वह आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा विषय होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। एक बात बताइए कि अभी हमने 2 दिन पहले व्हाट्सएप के माध्यम से जो नोट्स भेजा था वह सभी बच्चों को मिल गया होगा। जरा बताइए, सभी बच्चे नोट्स ले लिए हैं, प्राप्त हो गया है? ठीक है बच्चों, 2 दिन में हम और कुछ आपको नोट्स देंगे। इस सप्ताह में कुछ और आपको हम मैटर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों कि आप लोगों को एनसीईआरटी रेगुलर पढ़ना है। ध्यान रखना मेरी बातों को। और जब मैं कहता हूं एनसीईआरटी तो मेरा कहने का 2 अर्थ है। पहला तो ये, अच्छा ज्योति कुमारी तुम्हारा व्हाट्सएप में नंबर नहीं है, हमको दे देना। ज्योति अपना नंबर मुझे दे देना व्हाट्सएप पर, अपना नाम लिख करके
और हम जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे बच्चे जो हम लोग के व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, वे सारे बच्चे अपना नंबर हमें दे देंगे, हम उनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जब हम लोग एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी का मतलब दो एनसीईआरटी, एक पुरानी और दूसरा नई एनसीईआरटी। दोनों को ले लीजिए आप, पुरानी और नई दोनों। और ध्यान यह रखना है बच्चों कि एनसीईआरटी से केवल आपको सूचना प्राप्त नहीं करना है, सूचना तो हम देते ही हैं और नोट्स भी आपको हम देते रहेंगे। एनसीईआरटी से आपको काम करना है, हां, दोनों आपके पास होना चाहिए। एनसीईआरटी से आपको अपनी समझ को डेवलप करना है। क्या करना है? अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, क्योंकि एनसीईआरटी का सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि उसमें कहानी का फ्रेम बताया गया है, कहानी कैसे आगे बढ़ रही है। एनसीईआरटी में देखोगे कि जब किसी टॉपिक के बारे में वह लिखता है तो इतना बारीकी से उल्लेख करता है किसी टॉपिक के बारे में, जैसे ये क्या है, ये कब आया, ये क्यों आया, इसका विचारधारा क्या था, इसका कार्य पद्धति क्या था, इसका कार्यक्रम क्या था, इसका सामाजिक आधार क्या था, इसका नकारात्मक पक्ष क्या था, इसका सकारात्मक पक्ष क्या था, इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका दुष्परिणाम क्या हुआ। इन सारी बातों को एनसीईआरटी देखोगे कि संक्षेप में उल्लेख किया हुआ है। और मेरा अनुभव कहता है बच्चों कि जो बच्चा एनसीईआरटी को कम से कम 10 बार पढ़ लिया, ध्यान रखना प्रियंका, 10 बार पढ़ लिया, तो यकीन मानो बच्चों किसी भी प्रश्न का उत्तर वह लिख सकता है, किसी भी प्रश्न का। कारण कि एनसीईआरटी में एक समझ आपको प्राप्त हो जाएगा, समझ, अंडरस्टैंडिंग, ये चीज क्या है। और इसी बात के लिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी लगातार पढ़ते रहे। आपको विश्वास नहीं होगा कि हम लगभग 15-16 साल से पढ़ा रहे हैं और मेरे पास बहुत सारी किताब है, लेकिन आज भी मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूं। 40-50 बार मैं पढ़ चुका हूं, फिर भी मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूं। कारण कि जब भी मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि कुछ नया चीज मिल रहा है, कुछ नया चीज मिल रहा है। तो बच्चों, जो भी हम आपसे सिफारिश करते हैं तो उसके पीछे मेरा कुछ उद्देश्य होता है, और मेरा उद्देश्य यही है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, जैसे प्रियंका लिखती है, तो प्रियंका के राइटिंग में मुझे क्या मिलता है कि लगता है कि प्रियंका के पास कहानी का समझ हो गया है, इतना बारीकी से अपनी विचार को रखती है कि एग्जामिनर को कहीं पेन लगाने का आवश्यकता पड़ता ही नहीं, एकदम सटीक आंसर है। अब मैं तो कहता हूं कि ये लड़की आईएएस बनेगी, मैं भविष्यवाणी करता हूं इसको आईएएस बनना ही बनना है। कारण इसके पास वो क्षमता है, बशर्ते कि प्रियंका का अन्य विषय जो है, साइंस हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, करंट अफेयर हुआ, आईआर हुआ, ये सब तैयार हो गया तो इस लड़की के पास लिखने की क्षमता है। ध्यान दीजिएगा, मैटर इसके पास हो सकता है कम हो जाए, लेकिन लिखना जानती है। अब देखिए, आज मैं मुनमुन का कॉपी देख रहा था। मुनमुन जो हजारीबाग ब्रांच से है, तो मुनमुन का हमने आंसर देखा तो उसमें कुछ कमी है। उसमें सबसे बड़ी कमी है मुनमुन, आपको चिंता नहीं करना है, सुधार करना है। सबसे बड़ी कमी है मुनमुन कि प्रश्न का जो मांग है
उसको पूरा करने का प्रयास करो। बिना वजह अपने आंसर का विस्तार मत करो, जितना पूछा है उतना ही लिखो। इसके बाद मैंने पटना ब्रांच से इंद्रजीत सिन्हा का आंसर देखा, इंद्रजीत का। तो उसमें हमने क्या देखा कि इंद्रजीत ने एक प्रश्न में बिना निष्कर्ष के अपने आंसर को फिनिश कर दिया है। निष्कर्ष बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो आपसे पूछा जाता है उसको ही लिखिए, जो नहीं पूछा जाता है उसके बारे में आपको नहीं लिखना है। जितना पूछा जा रहा है उतना ही आंसर दीजिए, और आंसर में एक रिदम होना चाहिए। रिदम, जैसे हमने क्या देखा, शोले पिक्चर देखा, तो शोले में हम क्या देखते हैं, बीरू है, जय है, दोनों आते हैं, ठाकुर साहब से मिलते हैं। ठाकुर साहब कहते हैं ये पैसा ले लो, हमारा काम कर दो। फिर ठाकुर साहब उनका टेस्ट करते हैं कि ये फाइट करने में सक्षम है कि नहीं, और फिर इसके बाद गब्बर से उनका भेंट होती है। तो कहानी में रिदम होना चाहिए ताकि पाठक को पढ़ने में अच्छा लगे। अब ये नहीं होगा कि बीरू जय जाते हैं और बिना ठाकुर से मिले हुए बसंती से मिल जाते हैं, तो ठाकुर कहां गया भाई? उस गांव में आने का जरिया ठाकुर है, और ठाकुर से मिलने के क्रम में बीरू को बसंती मिलती है। तो एक आंसर में इस तरह का आपका रिदम होना जरूरी होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने विषय की ओर लौटते हैं। आज का हमारा विषय होगा, उजाला तुम्हारा आंसर है कहां भाई? उजाला तुम्हारा आंसर मुझे नहीं मिला है भाई। अपना नाम लिख करके अपना आंसर भेजो, एक बार फिर भेजो आज से। मैं सारे बच्चों का आंसर देखता हूं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा आंसर हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। और उजाला, उजाला तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि आज इलाहाबाद ब्रांच से मेरे पास फोन आया था अभी 10 मिनट पहले, वहां क्लास लेने के लिए। इलाहाबाद वहां ऑफलाइन खुल गया है, इलाहाबाद में ऑफलाइन खुल गया है। आज मेरे पास फोन भी आया था जीएस का क्लास लेने के लिए, ठीक है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन आज का हमारा विषय होगा। इसमें सबसे पहला हमने बिंदु लिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, कहां हुआ, और किसके सहायता से हुआ, और फिर क्यों हुआ, और फिर क्यों हुआ। इस क्यों पर हमारे पास दो तरह के विचारधारा है। इस क्यों पर हमारे पास दो तरह के विचारधारा है, दो क्या तीन तरह के विचारधारा आप कह सकते हो। पहला विचारधारा जो है वो सेफ्टी बल्ब का विचारधारा है। पहला विचारधारा क्या है? सेफ्टी बल्ब का विचारधारा है। और दूसरा विचारधारा क्या है? भारत में उभरने वाली राष्ट्रवादी चेतना का प्रतिफल। यानी कांग्रेस सेफ्टी बल्ब नहीं है, अपितु भारत में उभरने वाली राष्ट्रवादी चेतना का प्रतिफल है। और तीसरा विचारधारा है, ये एक हो गया, ये दो हो गया, और तीसरा विचारधारा है मार्क्सवादी विचारधारा, और तीसरा है मार्क्सवादी विचारधारा।
हम विषय होगा डिस्कशन करने का। इसके पश्चात हम लोग का अगला विषय होगा राष्ट्रीय आंदोलन का क्रमिक विकास, जिसमें 3 धाराएं हैं, 3 चरण हैं। पहला चरण जो है उदारवादी चरण है, जो 1885 से लेकर 1905 के बीच में चलता है। इस स्टेज के बाद जो अगला स्टेज आता है उसको हम कहते हैं उग्रवादी विचारधारा, जिसका समय काल है 1905 से 1919 के बीच। और अंतिम स्टेज जो है उसको कहते हैं गांधीवादी स्टेज, जिसका समय है 1919 से 1947 के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे कि भारत में राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठन किस पृष्ठभूमि में हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या है। यानी ये तमाम बेसिक प्रश्न का सबसे पहले हम लोग समाधान करेंगे, और इन प्रश्नों के समाधान करने के बाद हम लोग जो यहां पर हिस्टोरिकल डिबेट है, क्या है हिस्टोरिकल डिबेट, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें एक सेप्टिबल, दूसरा भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिफल और तीसरा मार्क्सवादी विचारधारा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम बेसिक सवाल का उत्तर देते हैं और इसके बाद हम लोग अगला सवाल लेंगे। इट्स ओके, ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूं। ठीक है, सबसे पहला सवाल मैं लेता हूं कि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब दिसंबर 1885। आप भी लिखते जाइएगा, दिसंबर 1885। कहां पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई, महाविद्यालय बंबई। दूसरा, किसके द्वारा प्लस किसके सहयोग से, किसके द्वारा प्लस किसके सहयोग से, किसके द्वारा प्लस किसके सहायता से, सहयोग से। एक्स आईसीएस ऑफिसर
ए ओ ह्यूम के द्वारा, एक्स आईसीएस ऑफिसर ए ओ ह्यूम के द्वारा भारतीय शिक्षित वर्ग के सहायता से, भारतीय शिक्षित वर्ग के सहायता से, भारतीय शिक्षित वर्ग के सहायता से, जैसे जैसे दादा भाई नरौजी, एसएन बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, आरसी दत्त, फिरोज शाह मेहता, इत्यादि इत्यादि। इसमें और कई नाम है, इत्यादि। ठीक है, इतना हो गया बेसिक। आप देखिए, आप देखेंगे कि पहले कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल लीग रखने का प्रस्ताव था। पहले कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखने का प्रस्ताव था, लेकिन दादा भाई नरौजी के सुझाव पर इसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। दादा भाई नरौजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब मैं अगला बिंदु लेता हूं। अगला बिंदु है मेरा कि हिस्टोरिकल डिबेट about the foundation of Indian National Congress, Indian National Congress, Indian National Congress, यानी कांग्रेस के स्थापना के संदर्भ में ऐतिहासिक
वाद विवाद। कांग्रेस के स्थापना के संदर्भ में ऐतिहासिक वाद विवाद, डिबेट, इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। 1, 2 और 3। यानी सामान्य तौर पर इस वाद विवाद में 3 तरह के लोग सम्मिलित होते हैं। 3 तरह के लोग सम्मिलित होते हैं। पहला तो यह है जो सेफ्टी वल्व के सिद्धांत का समर्थक हैं, जो सेफ्टी वल्व के सिद्धांत का समर्थक है। दूसरा वो है जो राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थक है। और तीसरा वो है जो मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थक है। तीसरा वो जो मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थक हैं। जब भी परीक्षा में आप लिखेंगे तो आप तीनों विचारों के बारे में फोकस करेंगे, तीनों के बारे में लिखेंगे। ध्यान देना, इसे मैं मिटाता हूं। critically examine the truth of safety valve regarding the foundation of INC 150 शब्द। The foundation of INC was not an accidental event or a historical tragedy. कमेंट 150 शब्द। इसको पहले लिखिए आप जल्दी से।
इसको हिंदी में लिखिए, हिंदी में, हिंदी लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में, स्थापना के संदर्भ में प्रतिपादित सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत, सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत की सत्यता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सत्यता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 150 शब्द। दूसरा, क्या आप मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, क्या आप सहमत हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन एक आकस्मिक घटना नहीं था, एक आकस्मिक घटना नहीं था, एक आकस्मिक घटना नहीं था, और अथवा कोई ऐतिहासिक दुर्घटना नहीं था, अथवा कोई ऐतिहासिक दुर्घटना नहीं था, ऐतिहासिक दुर्घटना नहीं था। देखिए, मैंने कहा आपसे, मैंने शुरू से बताया है कि जब हमारे सामने कोई प्रश्न रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि प्रश्न का मांग क्या है, और जो मांग है उस पर हमें कितना लिखना होगा, और उसके साथ ही साथ उस प्रश्न से संबंधित जो अन्य विचारधारा है जिसका मांग उस प्रश्न में नहीं किया गया है, फिर भी उनको लिखना जरूरी है, तो आपको जो मांग किया गया है उसको विशेष रूप से लिखना है, और जो मांग नहीं किया गया है फिर भी वहां जरूरी है, तो संक्षेप में उनके बारे में भी आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न में जो मूल मांग है दैट इज सेफ्टी बल्ब। इसमें मूल मांग क्या है? सेफ्टी बल्ब। इसको विशेष रूप से फोकस किया गया है। लेकिन यदि हम अपने आंसर में केवल और केवल सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत के बारे में लिखते हैं और फिर अपना आंसर को समाप्त कर देते हैं, तो हमारा आंसर अधूरा माना जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? हमारे सामने दिया गया है 150 शब्द, तो हम क्या करेंगे कि लगभग 100 शब्द
लगभग 100 शब्द हम खर्च करेंगे कहां पर? सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत पर खर्च करेंगे। 100 शब्द हमारा खर्च होगा सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत पर, और 50 शब्द कहां खर्च करेंगे? 50 में हम 2 भागों में बांट लेंगे। 2 भागों में बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे? 2 क्या 3 भागों में बांटेंगे। कैसे? इसमें से हम क्या करेंगे कि लगभग 30 शब्द हम लिखेंगे राष्ट्रवादी जो विचारधारा है उसके बारे में। 30 शब्द, बचा 20 शब्द। 20 में क्या करेंगे कि 10 शब्द जो है मार्क्सवादी विचारधारा के लिए, और बचा 10 हम लिखेंगे निष्कर्ष के लिए। 10 शब्द हम खर्च करेंगे निष्कर्ष के लिए, और इस तरह से हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, और इस तरह से हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। ध्यान रखना, अब हमने कहा 100 शब्द, तो 100 का मतलब 100 नहीं हुआ, ये 90 भी हो सकता है, लेकिन 90 से कम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में फोकस किया है राष्ट्रवादी विचारधारा के ऊपर। इसका मतलब कि यहां भी हम लगभग 100 और 90 राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए, और बचा 50 में हम 3 भाग कर देंगे, मार्क्सवादी, सेफ्टी बल्ब और निष्कर्ष। बच्चों इस तरह से आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए, हेडिंग है सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत का वैचारिक आधार। इसमें दो हमारे पास आधार है, इसमें हमारे पास दो आधार है। एक आधार है कि ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर विलियम वेडरबर्न के द्वारा रचित एओह्यूम के आधार पर 1916 में लाजपत राय के द्वारा एक किताब लिखा गया और उसमें सबसे पहले बताया गया कि ह्यूम साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इसलिए करना चाहते हैं ताकि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को बचाया जा सके, उसे छिन्न भिन्न होने से बचाया जा सके, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके मन में यह अनुभव होने लगा था कि भारतीय लोगों में ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ, के विरुद्ध आक्रोश पैदा हो रहा है। और यदि हम कोई ऐसा संस्था का गठन नहीं करते जिसके माध्यम से उस आक्रोश को हम एक दिशा दे सकें, तो हो सकता है कि वह आक्रोश इकट्ठा होकर के फिर एक बार 57 से भी बड़ा भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत पैदा कर दे। और इसलिए ह्यूम साहब भारतीय जनाक्रोश को एक सेफ वेंटिलेशन देना चाहते थे, वेंटिलेशन, उसको एक सेफ रास्ते से निकालना चाहते थे। और यही वजह है कि उन्होंने भारतीय नेताओं से मिलकर के, यहां के शिक्षित वर्ग के साथ मिलकर के भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। यह विचारधारा लाला लाजपत राय के द्वारा अपनी किताब यंग इंडिया में प्रस्तावित किया गया, प्रतिपादित किया गया। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको लिखिए और इसके बाद हम अगला पॉइंट लेते हैं। एक तो ये हो गया, लिखिए, हेडिंग यही रहेगा, सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत का वैचारिक आधार। लिखिए सबसे पहला पॉइंट, लिखिए, आधुनिक इतिहासकारों का मानना है, आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, भारत में ब्रिटिश सरकार के सहयोग से, भारत में ब्रिटिश सरकार के सहयोग से एओह्यूम के द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश साम्राज्य को भारतीय समाज के,
भारतीय समाज के असंतोष से रक्षा करना था, रक्षा करना था, रक्षा करना था। सबसे पहले इस संदर्भ में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय के द्वारा 1916 में प्रकाशित अपनी रचना यंग इंडिया को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में डाल देना है। यंग इंडिया में प्रतिपादित किया गया। लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के लिए एक सेफ्टी वल्व के रूप में देखा, एक सेफ्टी वल्व के रूप में देखा और इसे तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डफरिन 1884 टू 1888 इसका कार्यकाल है। 1884 टू 1888 लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज बताया, पैरा बदलकर। वास्तव में सेफ्टी वल्व का अवधारणा लाला लाजपत राय के दिमाग में ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी विलियम वेडरबर्न के द्वारा रचित एओ ह्यूम के जीवनी के आधार पर आया। फुल स्टॉप।
नंबर 2, दूसरा सिद्धांत नंबर 2, इस सिद्धांत का दूसरा आधार, इस सिद्धांत का दूसरा आधार लिखिए। कुछ इतिहासकारों ने सेफ्टी वल्व सिद्धांत सेफ्टी वल्व के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के कथन के आधार पर भी प्रतिपादित किया, कथन के आधार पर भी प्रतिपादित किया। डैश और डैश देने के बाद सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। लिखिए, यदि कोई ब्रिटिश द्वारा भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं किया गया होता तो ब्रिटिश सरकार इसे स्थापित नहीं होने देती, तो ब्रिटिश सरकार इसे स्थापित नहीं होने देती, तो ब्रिटिश सरकार इसे स्थापित नहीं होने देती। बंद कर दीजिएगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और सामने डैश। गोपाल कृष्ण गोखले का कथन, गोपाल कृष्ण गोखले का कथन। ठीक है, अब बस 1 मिनट आप समझिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप देखेंगे किसी भी किताब में देखेंगे, जितने भी आधुनिक इतिहास पर किताब लिखे गए और उन किताबों में सेफ्टी वल्व के बारे में उल्लेख किया गया है, उसका 2 ही आधार है, उसका केवल 2 ही आधार है। पहला आधार है यंग इंडिया में प्रतिपादित सेफ्टी वल्व का सिद्धांत, और दूसरा आधार है गोपाल कृष्ण गोखले का कथन। यही 2 आधार है। और जब भी आप सेफ्टी वल्व सिद्धांत के बारे में लिखेंगे तो केवल इन दोनों का ही उल्लेख करना है, तीसरा आधार नहीं है, केवल 2 आधार है। पहला आधार तो यह है कि लाला लाजपत राय कहते हैं कि उस समय भारतीय समाज में ब्रिटिश सरकार के नीतियों के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा था। 57 के क्रांति के बाद से ही जो भारतीय मध्य वर्ग है
और जो ब्रिटिश सरकार है, इन दोनों के बीच जो तालमेल है वह समाप्त हो जाता है, क्योंकि सरकार अब भारत में सुधार की धारा को छोड़ देती है। नंबर स्वरूप नस्लवादी हो जाती है। नंबर 3, सरकार के द्वारा दमन चक्र बढ़ जाता है। नंबर 4, धन का निष्कासन नहीं रुक रहा है। नंबर 5, इस दौर में कुछ ऐसे भारत में वायसराय आए जिन्होंने भारतीय असंतोष को बढ़ा दिया, जैसे लॉर्ड लिटन का घटना, और साथ में लॉर्ड रिपन के समय में जब इल्बर्ट बिल पास किया गया, इल्बर्ट बिल, तो उसका यहां के ब्रिटिश नागरिकों के द्वारा उसका विरोध किया गया। उसी समय से भारतीय लोगों के मन में आ गया कि सरकार का उद्देश्य वह नहीं है जो सरकार बताती है। सरकार साम्राज्यवादी है और इसका हित अलग है, हमारा हित अलग है। इस बात का अनुभव ह्यूम साहब कर रहे थे। उनके दिमाग में चल रहा था कि भारतीय समाज में सरकार के विरुद्ध जो चल रहा है वह सही नहीं है। तब उन्होंने क्या किया, ये कौन कहता है, लाजपत राय कहते। तब उन्होंने क्या किया कि भारत के अंग्रेजी शिक्षित लोगों के सहायता से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया, ताकि भारतीय समाज में सरकार विरोधी जो चेतना का विकास हो रहा है उसको कांग्रेस के माध्यम से सरकार सुनेगी और उसमें कुछ सुधार कर देगी, और सुधार करके जो लगातार क्रांति की दिशा में भारतीय संतोष बढ़ रहा है उसको रोक देगी। और यही कारण है कि लाजपत राय ने कहा कि जो डफरिन वायसराय है इसके दिमाग का उपज है, क्योंकि इसने ह्यूम से कहा कि भारतीय लोगों के साथ मिलकर के तुम एक ऐसा संगठन का निर्माण करो ताकि हम समझ सकें कि हमारे बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, और हम कुछ सुधार कर देंगे और उस समस्या को टाल देंगे। ये पहला तर्क है, ध्यान देना। दूसरा तर्क क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले का तर्क, उनका कथन है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि 85 के आसपास, बच्चों ध्यान रखना, 1885 के आसपास भारतीय समाज में इतना असंतोष था कि ब्रिटिश सरकार सावधान हो चुकी थी। और यही कारण है कि यदि ह्यूम नहीं होता और कोई भारतीय नेता इस संगठन का निर्माण करने का प्रयास करता तो डफरिन कभी प्रयास को सार्थक नहीं बनने देता। कारण कि हमारे प्रति डफरिन के दिमाग में विश्वास नहीं था, अविश्वास था। लेकिन जब कोई गोरा व्यक्ति आया कांग्रेस को लेकर के, तो डफरिन ने सोचा कि नहीं, कम से कम ब्रिटिश नागरिक है और ये इंग्लैंड के साथ विश्वासघात नहीं करेगा, कभी कांग्रेस को स्थापित करके हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने की बात नहीं करेगा, कुछ ना कुछ हमारे बारे में अच्छा ही सोचेगा। और यही कारण है कि ह्यूम को डफरिन ने रोकने का प्रयास नहीं किया बल्कि सहायता ही किया। ये दो वैचारिक आधार है। जब भी आप लिखेंगे सेफ्टी वल्व के बारे में इन दोनों का उल्लेख करेंगे। अब फिर खंडन करेंगे, और खंडन कैसे करेंगे, तो आइए हम अगला लेते हैं, दूसरा विचारधारा। ये तो पहला विचारधारा हो गया, अब लिखिए दूसरा विचारधारा। हेडिंग क्या रहेगा, लिखिए, हेडिंग डालिए।
हेडिंग डालिए, सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत के विरुद्ध कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में प्रस्तावित राष्ट्रवादी विचारधारा सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत के विपरीत या विरुद्ध कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में प्रस्तावित राष्ट्रवादी विचारधारा लिखिए राष्ट्रवादी इतिहासकारों के द्वारा कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में तथाकथित सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत का खंडन किया गया है। इस संदर्भ में राष्ट्रवादी विचारधारा का मुख्य बिंदु है नंबर वन मुख्य बिंदु है नंबर 1 लिखिए 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई क्षेत्रीय संगठन स्थापित हुए थे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई क्षेत्रीय संगठन स्थापित हुए थे, जैसे लिखिएगा बोर्ड देख करके, जैसे 1838 लैंड होल्डर्स सोसाइटी, द्वारकानाथ टैगोर, कलकत्ता मत लिखिए, बंगाल लिखिए, बंगाल। दूसरा ईस्ट इंडियन
एसोसिएशन, 1866 लंदन, दादा भाई नरौजी, 1870 पूना सार्वजनिक सभा, एम.जी. रानाडे, जी.बी. जोशी, जी.बी. जोशी, महादेव गोविंद रानाडे, गणेश, जी फॉर गणेश वासुदेव जोशी। 1884 1884 1884 84 मद्रास महाजन सभा, एम वीर राघवा चेरियर, एम वीर राघवा चेरियर, जी सुब्रमण्या अय्यर। ओके। 1875 इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष, बंगाल। 1876 इंडियन एसोसिएशन बंगाल, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सभी बच्चे लिख लिए? सभी बच्चे लिख लिए? आप सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? सभी बच्चों को बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। अब आप पैरा बदलिए, यहां पर पैरा बदलना है। उजाला यहां पर पैरा चेंज करना है। लिखिए, वंदना पैरा बदलो। लिखिए, वास्तव में ये सब क्षेत्रीय संगठन थी। वास्तव में ये सब क्षेत्रीय संगठन थी, जबकि आवश्यकता था डैश, जबकि आवश्यकता था डैश, एक अखिल भारतीय
राष्ट्रीय संगठन का डैश परिणाम डैश परिणाम डैश 85 में स्थापित दिसंबर 85 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। परिणाम डैश दिसंबर 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरा पॉइंट, यह हम लोग का पहला बिंदु है बच्चों, राष्ट्रवादी विचारकों का पहला बिंदु है। यानी सेफ्टी बल्ब को खंडन करने के लिए, सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत को अस्वीकार करने के लिए राष्ट्रवादी इतिहासकारों के द्वारा यह पहला बिंदु दिया गया। अब लिखिए दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट लिखिए। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार की एक नवीन शोषणकारी चरित्र उजागर हुआ। डैश नंबर 1, पहला, वो चरित्र क्या था, वह चरित्र क्या था? नंबर 1, पहला ब्रिटिश सरकार के द्वारा मिल और बेंथम की धारा को छोड़ दिया गया। मिल और बेंथम की धारा को छोड़ दिया गया और भारतीय समाज के रूढ़िवादी वर्ग का, क्लास का, भारतीय समाज के रूढ़िवादी वर्ग का संरक्षक बनने का प्रयास किया गया। नंबर 2, मैंने कहा वंदना कि सबसे पहला पॉइंट कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा मिल और बेंथम की धारा को छोड़ दिया गया और भारतीय समाज के रूढ़िवादी वर्ग का संरक्षक बनने का चेष्टा किया गया। नंबर 2, वंदना, नंबर 2, हिंदू मुस्लिम एकता को विघटित करने का प्रयास किया गया। नंबर 3, ब्रिटिश सरकार का स्वरूप अत्यंत नस्लवादी, शोषणकारी, दमनकारी होता गया।
नेक्स्ट, भारत से धन का निष्कासन जारी रहा, धन का निष्कासन जारी रहा। बेरोजगारी, गरीबी, अकाल जैसी समस्याएं भारतीय समाज को लगातार पतनशील बना रही थी, लगातार पतनशील बना रही थी, लगातार पतनशील बना रही थी। नेक्स्ट, इस दौर में लॉर्ड लिटन की नीतियों ने भारतीय समाज के जनाक्रोश को और तीव्र कर दिया, जनाक्रोश को और तीव्र कर दिया। और वहीं लॉर्ड रिपन के समय में, और वहीं लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट बिल पर होने वाले विरोध ने, इल्बर्ट बिल पर होने वाले विरोध ने ब्रिटिश सरकार की हितकारी स्वरूप के पीछे छिपे हुए नस्लवादी, हितकारी स्वरूप के पीछे छिपे हुए नस्लवादी प्रवृत्ति को उजागर कर दिया, उजागर कर दिया। अब अगला पॉइंट नया होगा, ये सब उसके अंदर के पॉइंट थे, अगला हम नया पॉइंट लेंगे। नया पॉइंट लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य कॉमा दे करके डिमांड, कार्यक्रम, सामाजिक आधार, क्रिया पद्धति, संगठन का ढांचा आदि के आधार पर भी यह स्वतः उद्घाटित होता है, यह स्वतः
उद्घाटित का मतलब होता है उजागर होना। उद्घाटित का मतलब होता है उजागर होना, यानी कि समझ में आना। यह स्वतः उद्घाटित होता है कि यह सेफ्टी वल्व तो हो नहीं सकती, यह सेफ्टी वल्व तो हो ही नहीं सकती, यह सेफ्टी वल्व तो हो ही नहीं सकती। पैरा बदल करके संक्षेप में यह कहना अधिक तार्किक प्रतीत होता है। संक्षेप में यह कहना अधिक तार्किक एवं प्रासंगिक, यह कहना अधिक तार्किक एवं प्रासंगिक प्रतीत होता है। अधिक तार्किक एवं प्रासंगिक प्रतीत होता है कि 85 में गठित, दिसंबर 85 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1860 के बाद 1860 के बाद ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध निरंतर प्रवाहित होने वाली, निरंतर प्रवाहित होने वाली साम्राज्य विरोधी राष्ट्रवादी चेतना का परिणाम था। राष्ट्रवादी चेतना का परिणाम था। और यदि यह मान भी लिया जाए, यदि यह मान भी लिया जाए कि ब्रिटिश सरकार ह्यूम के सहायता से कांग्रेस को एक सेफ्टी वल्व के रूप में स्थापित करवाना चाहती थी, तो यहां कांग्रेस का व्यवहार तड़ित चालक सिंगल में लिखना है। तो यहां कांग्रेस का व्यवहार तड़ित चालक के रूप में, तो यहां कांग्रेस का व्यवहार तड़ित चालक के रूप में होना था। तो यहां कांग्रेस का व्यवहार तड़ित चालक के रूप में होना था। यदि ऐसा नहीं होता तो केवल 2 सालों में वायसराय, लॉर्ड डफरिन का स्वर का मतलब टोन, स्वर का मतलब आवाज, टोन।
स्वर क्यों बदल गया? क्यों बदल गया? क्यों बदल गया? क्यों बदल गया? फुल स्टॉप। समझ गए बात आप? यानी बच्चों, इस बात पर ध्यान रखना है कि कांग्रेस को हम सेफ्टी वल्व नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे पास ये तमाम साक्ष्य है जिसका उल्लेख आपने किया है। यदि ह्यूम नहीं आया होता तो भी हम एक अखिल भारतीय संगठन का निर्माण करते, क्योंकि कांग्रेस हमारा पहला संगठन नहीं था। उसके पहले इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन जैसे संस्थाएं स्थापित हो चुके थे। और पता है, इंडियन लीग हुआ या इंडियन एसोसिएशन हुआ, ये दोनों संस्थाएं जो है बंगाल के अंदर स्थापित किए गए थे, लेकिन इनका आवाज अखिल भारतीय था, इनका मांग अखिल भारतीय था, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहे थे जो काम ह्यूम ने हमारे लिए कर दिया, जो काम ह्यूम ने हमारे लिए कर दिया। और दूसरी बात, ये यहां पर सोचने की जरूरत है कि हम मान लेते हैं कि ह्यूम ब्रिटिश साम्राज्य को महफूज करने के लिए कांग्रेस को एक सेफ्टी वल्व के रूप में यूज करना चाहता था, क्योंकि वह इंग्लैंड का नागरिक था। तो यहां सवाल यह है कि जब ह्यूम देशभक्त था तो उसके देशभक्ति के आधार पर जिन लोगों ने कांग्रेस की स्थापना में ह्यूम को सहायता किया, कम से कम उनकी देशभक्ति तो इंग्लैंड के लिए नहीं थी, उनकी देशभक्ति तो इंग्लैंड के लिए नहीं थी। फिर भी भारतीय लोगों ने ह्यूम को सहायता किया, तो स्वतः यह अनुभव करने की बात है कि यहां के लोग ह्यूम के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते थे, ताकि डफरिन को इनके बारे में अविश्वास पैदा न हो। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसको लिख लिए होंगे, ताकि हम जो तीसरा हमारा जो विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। ठीक है? ठीक है, वंदना आपने लिख लिया है, छूटा तो नहीं है? किसी बच्चे को छूट तो नहीं रहा है? गति हमारी सही है, स्पीड अच्छी है? प्लीज टेल मी, लिखने में कोई समस्या तो नहीं हो रही है? ओके वंदना, वेरी नाइस। ठीक है, जहां कोई दिक्कत होगा बच्चों, आपको बिना किसी कठिनाई के हमसे पूछना होगा, बिना किसी प्रॉब्लम के। हम 10 बार बताने के लिए तैयार हैं, बस आप पूछिए तो हमसे। केवल आप लिखेंगे उधर से कि सर हमको एक बार बता दीजिए, हम तुरंत बता देंगे। ठीक है? क्योंकि देखो, ये समय बार बार नहीं आएगा, ये बार बार नहीं आएगा मुनमुन, ये समय बार बार नहीं आएगा। आपके पास भी उतना समय नहीं है कि फिर दोबारा जो है क्या लिखा उजाला, तुमने क्या लिखा? डफरिन क्या लिखा? उजाला प्लीज राइट क्लियरली। DAR आपने क्या लिखा, जरा बताइए।
क्या है, डफरिंग क्या बोला था सर जी। ओके, देखो उजाला, अभी हम जब आलोचना करेंगे ना, अभी हम आलोचना करेंगे तो डफरी ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था उस समय हम बताएंगे। अभी यहां पर ठीक नहीं होगा। सबका एक संदर्भ होता है उजाला, हर बात का एक संदर्भ होता है। वह संदर्भ जब आएगा तो हम लोग उसके बारे में बताएंगे। अभी बताएंगे तो दोनों का कनेक्शन सही नहीं होगा, और हमारा संदर्भ यदि गलत है तो कथन भी गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट है मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा लिखिए जरा। आरपी दत्त, इंडिया टुडे, इंडिया टुडे लिखिए। कांग्रेस की, लिखिए, कांग्रेस के स्थापना के संदर्भ में, कांग्रेस के स्थापना के संदर्भ में मार्क्सवादी इतिहासकार, कांग्रेस के स्थापना के संदर्भ में मार्क्सवादी इतिहासकार आरपी दत्त ने अपनी रचना इंडिया टुडे में कहा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व नियोजित रणनीति के तहत किया गया था, और इसमें भारतीय बुर्जुआ वर्ग ने अपने स्वार्थों के लिए, अपने स्वार्थों के आपूर्ति हेतु भारतीय बुर्जुआ वर्ग ने अपने स्वार्थों के आपूर्ति हेतु ब्रिटिश सरकार को सहायता किया था। पैरा बदलकर, वास्तव में मार्क्सवादी विचारधारा में 1860 के बाद ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध उभरने वाली भारतीय
भारतीय राष्ट्रवादी चेतना पर विशेष बल नहीं दिया गया है, विशेष बल नहीं दिया गया है। अतः यह विचारधारा एकांगी प्रतीत होता है, यह विचारधारा एकांगी प्रतीत होता है। फुल स्टॉप। तो बच्चों, ये हम लोग का पहला विषय था कि भारत में राष्ट्रवादी कांग्रेस का स्थापना कैसे हुआ और क्यों हुआ, उस संदर्भ में प्रचलित विचारधाराएं क्या क्या है और तीनों का क्या क्या मुख्य बिंदु है, और सबसे सटीक, सबसे तार्किक विचारधारा कौन है। तो सबसे तार्किक विचारधारा है राष्ट्रवादी विचारधारा, जिसके द्वारा तथाकथित सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत का खंडन किया गया है, और खंडन करने के लिए पर्याप्त वैचारिक आधार और साक्ष्य दोनों प्रस्तुत किया गया है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास। हेडिंग डालिए, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास। ठीक है, आप देखेंगे जैसा कि हमने बताया कि 1885 से लेकर 1947 तक सामान्य तौर पर इसमें 3 तरह के अलग अलग स्टेज आते हैं। पहला मैंने कहा उदारवादी, दूसरा हमने कहा उग्रवादी, और तीसरा जैसा कि आप जानते हैं गांधीवादी। बच्चों आप ध्यान देना, इन तीनों स्टेज में आप देखोगे कि उद्देश्य को लेकर विशेष अंतर नहीं है, उद्देश्य को लेकर विशेष अंतर नहीं। बस अंतर कहां पर है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनका क्रिया पद्धति, उनका कार्यक्रम, इसके बाद उनका सामाजिक आधार, सामाजिक आधार। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ वैचारिक आधार भी, वैचारिक आधार भी। ध्यान देना, इन चारों में अंतर दिखाई देता है, यानी तीनों स्टेज में उद्देश्य एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन इसको प्राप्त कैसे किया जाएगा, आपके पास क्रिया पद्धति क्या है इसको प्राप्त करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए आपके पास कार्यक्रम क्या है, और सामाजिक आधार क्या है, कौन कौन लोग आपके साथ में, और साथ में आपका वैचारिक आधार क्या है। तो यहां देखोगे कि जो उदारवादी स्टेज है उसमें वैचारिक आधार क्या है कि हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे, हम मर्यादा में रहते हुए, हम संविधान के मर्यादा में रहते हुए प्रार्थना करके, निवेदन करके
हम अपने मांगों को सरकार के सामने रखें, क्योंकि हमें विश्वास है कि सरकार न्यायप्रिय है, अच्छी सरकार है। यदि हम अपनी शिकायतों को वहां रखेंगे तो सरकार सुनेगी और सुधार भी करेगी। इसलिए इसे कहते हैं उदारवादी चरण कहते हैं, ध्यान रखना। इसलिए कहा गया कि ये लोग क्या हैं, उदारवादी हैं, या ये नरमपंथी चरण है, ये नरमपंथी चरण है, ध्यान रखना। दूसरी बात, अगला स्टेज, उसमें कहा गया कि नहीं, अधिकार को मांगने के लिए निवेदन की क्या आवश्यकता है। अरे भाई, निवेदन वहां किया जाता है जहां हमारा अधिकार नहीं। हमको सरकार में विश्वास नहीं है। ये सरकार जो आप लोग कहते हैं उदारवादी है, न्यायप्रिय है, नहीं, ये नस्लवादी है, ये शोषणकारी है, ये औपनिवेशिक है, ये साम्राज्यवादी। इसलिए नो निवेदन, नो प्रतिवेदन, नो प्रार्थना, नो अनुरोध, ओनली बहिष्कार करो, बायकॉट करो, इसके खिलाफ आंदोलन करो, तब जाकर के ये भागेगी। इस स्टेज को कहते हैं उग्रवादी चरण कहते हैं, इसे कहते हैं उग्रवादी चरण। जो तीसरा स्टेज है उसमें गांधी जी आते हैं। तो गांधी के कैरेक्टर में दो भाग है। एक भाग है उदारवादियों का, जब कहते हैं कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं। भाई इरविन साहब, आपके सामने हम 11 मांग दे रहे हैं और आपको हम 20 दिन का समय दे रहे हैं। यदि 20 दिनों में आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। यानी गांधी के विचारों में जब वे 11 मांग को प्रस्तुत करते हैं तो ही वॉज लिबरल, वो उदारवादी हैं, और जब इरविन को धमकी देते हैं तो ही बिकम्स उग्रवादी, एक्सट्रीमिस्ट। तो उनके चेहरे में, उनके कैरेक्टर में दोनों का अंश है, कहीं कहीं उग्रवादी और कहीं कहीं उदारवादी, ध्यान देना। तो बच्चों, इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे और मेरा उद्देश्य होगा कि यहां से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं दावा करता हूं कि उतना सूचना और उतना आपको हम अवधारणा प्रदान कर देंगे ताकि आप अपने आंसर को लिखें। इसके लिए निश्चिंत रहिए, केवल आप क्लास को ध्यान से सुनिए, क्लास में जो भी हम लिखवाते हैं उसको रिवाइज कीजिए। जो टॉपिक हम बताते हैं कि अगले दिन हम ये पढ़ाएंगे, घर से पढ़िए उसको, एनसीईआरटी से, इग्नू से, ठीक है। और साथ में जो पिछले 10 सालों में पेपर्स आए हैं उनको लगातार लिखिए, और जो हम प्रश्न देते हैं उसको भी लिखिए। मेरे भाई, केवल 1 साल आप मेहनत कर दो। केवल मैं आपसे मांग रहा हूं 365 दिन। मोदी ने आपसे मांगा 5 साल मांगा, मैं केवल आपसे 1 साल मांग रहा हूं। 1 साल यदि आप मेरे द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर चलेंगे तो मैं दावा करता हूं कि भगवान भी आपका सहायता करेगा और आपका नाम कहीं ना कहीं आपका जो है उस रिजल्ट में छप जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि जो छपता है नाम वो कोई भगवान नहीं होता है। वे लोग हमारे तरह लोग होते हैं, वो भी पढ़ते हैं, उनके मन में भी भय है। इस काम को करना है। तो आइए, जो मेरे पास समय बचा हुआ है उसमें हम सबसे पहला हम स्टेज लेते हैं उदारवादी चरण। हेडिंग डालिए, उदारवादी चरण, ठीक है। जुबेर तथा कथित का मतलब होता है, सुनो। जुबेर साहब ने प्रश्न किया कि सर तथा कथित का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? जुबेर साहब ने प्रश्न किया कि तथा कथित का मतलब क्या होता है, आप सभी बच्चों में से कौन बताएगा?
अरे उजाला, ये तो सो कॉल्ड हुआ। जैसा बताया गया, हां, अंश ने सही बताया, अंश ने सही बताया कि जैसा बताया गया। लिसन मी, देखिए, ये तथाकथित है। जुबैर साहब जरा ध्यान रखना, ये तथाकथित है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सो कॉल्ड। आप देखिए, इसका अर्थ होता है 1962 में, ध्यान दीजिएगा, 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण किया, ध्यान रखना, 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण किया। लेकिन जो चीन है इस बात को नहीं मानता, वो नहीं मानता कि हमने भारत पर आक्रमण किया। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो कहा जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि the things said by a person is not wholly correct, इसका मतलब हुआ the things said by a person is not wholly correct, यानी जो आप कह रहे हो जुबैर, वो सही नहीं है। वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो आप कहते हो मैं नहीं मानता, सही हो सकता है आपके लिए, लेकिन मेरे लिए सही नहीं। वहां हम सो कॉल्ड का प्रयोग करते हैं। जब किसी बात को स्वीकार करने में दुविधा होती है, संदेह होती है, वहां पर हम सो कॉल्ड अर्थात तथाकथित शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक पक्ष मानता है कि हुआ है, एक पक्ष मानता है कि नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? यह सही है कि जहां दुविधा होगी, एक पक्ष कहता है कि हुआ है, एक कहता है कि नहीं हुआ है, वहां पर हम तथाकथित शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे भारत पर चीन ने तथाकथित 1962 में आक्रमण किया, यानी भारत मानता है लेकिन चीन नहीं मानता है, अर्थात इसको मानने में संदेह है। इज इट क्लियर है ना? जहां संदेह होगा, दोनों पक्ष सहमत नहीं होंगे, वहां पर आपको सो कॉल्ड अर्थात तथाकथित शब्द का प्रयोग करना है। समझ गए? एग्जाम्पल एक और देते हैं, जुबैर साहब एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे 57 के विद्रोह को कुछ इतिहासकारों ने कहा कि इट वॉज ए नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन मजुमदार ने लिखा कि सो कॉल्ड द वॉर ऑफ 1857 वॉज नीदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी यहां पर मजुमदार साहब इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं है कि 57 का विद्रोह एक क्या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। वहां पर वो सो कॉल्ड का प्रयोग करते हैं, तथाकथित का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। इट्स ओके। समय भी लग रहा है हो ही गया है। समय हम लोग के पास है क्या, जरा बताइए, थोड़ा बहुत समय है अपने पास थोड़ा सा? ओके, ठीक है, समय नहीं है फिर भी कल हम लोग पढ़ेंगे
बता देते हैं पहले से, उदारवादी चरण पढ़ेंगे। कल का विषय होगा उदारवादी चरण। दूसरा हम लेंगे उग्रवादी चरण, ये दोनों छोटे छोटे हैं। और तीसरा हम लेंगे कि गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश। कल का हमारा 3 टॉपिक होगा बच्चों। इस 3 टॉपिक पर कल हम चर्चा करेंगे और सभी से गुजारिश है कि आप लोग पढ़ के आइएगा, क्योंकि कल के क्लास में हम 10 मिनट केवल पूछेंगे प्रश्न आप लोगों से, ठीक है। प्रत्येक दिन का हम एक समय निकालते हैं कि रोज 5 मिनट हम केवल आप लोगों से प्रश्नकाल के रूप में प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, ताकि आपके अंदर एक विश्वास आ जाए कि हम भी कुछ जानते हैं, हम भी लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों, क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का सेवा मेरा समाप्त हुआ और कल इसी टाइम फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बच्चों।